ये कहानी है भारत के इतिहास के उस दौर की जब देश सोने की चिड़िया तो था लेकिन अंदर से बिखरा हुआ था। समय था ईसा पूर्व 326 का। यूनान का विश्व विजेता सिकंदर दुनिया को रौंदता हुआ भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। गांधार और तक्षशिला पर खतरा मंडरा रहा था। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र धन और शक्ति का केंद्र थी, लेकिन मगध का राजा धनानंद शक्ति के नशे में चूर था। वो क्रूर था, विलासी था और अपनी ही प्रजा का खून चूस रहा था। उसे देश की सुरक्षा की नहीं, केवल अपने खजाने की चिंता थी। दूसरी ओर तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे, विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया आज चाणक्य के नाम से जानती है। चाणक्य देख पा रहे थे कि अगर भारत के राजा एक नहीं हुए तो विदेशी आक्रमणकारी इस देश को गुलाम बना लेंगे। इसी चिंता को लेकर चाणक्य ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक का लंबा सफर तय किया। उनकी मंशा थी मगध के राजा को चेतावनी देना और अखंड भारत का निर्माण करना। उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा भारत का इतिहास बदलने वाली है। जब चाणक्य पाटलिपुत्र के राज दरबार में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका मन ग्लानि से भर गया। दरबार सजा हुआ था, मदिरा बह रही थी और संगीत गूंज रहा था। धनानंद अपने सिंहासन पर लापरवाही से बैठा था। चाणक्य का रूप रंग साधारण था, काला वर्ण, माथे पर शिखा और शरीर पर साधारण सूती वस्त्र, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान का अद्भुत तेज था। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, सीमा पर यवन सेना खड़ी है। सिकंदर कभी भी आक्रमण कर सकता है। हमें पड़ोसी राज्यों के साथ मतभेद भुलाकर एक होना होगा। कृपया अपनी विलासिता छोड़ें और सेना को तैयार करें। देश की रक्षा राजा का परम धर्म है। धनानंद जोर से हंसा। उसकी हंसी में अहंकार था। वो बोला, अरे ब्राह्मण, तू मुझे राजनीति सिखाएगा? तेरा काम है यज्ञ करना और दक्षिणा लेना। युद्ध और राजकाज क्षत्रियों का काम है। अपनी चोटी संभाल और यहां से चलता बन। चाणक्य ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने फिर समझाया, महाराज, प्रजा की रक्षा राजा का धर्म है। जिस राजा का खजाना प्रजा के आंसुओं से भरता है, उसका विनाश निश्चित है। ये बात धनानंद को तीर की तरह चुभी। भरे दरबार में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। धनानंद क्रोध से लाल हो गया। वो सिंहासन से खड़ा हुआ और चिल्लाया, नीच ब्राह्मण, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मगध के सम्राट को विनाश का डर दिखाए? सैनिकों, इस ढोंगी को धक्के मारकर मेरे दरबार से बाहर निकाल दो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने चाणक्य को घेर लिया। उन्होंने उस महान विद्वान को बाहों से पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। चाणक्य ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें जोर से धक्का दिया। चाणक्य लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े। इस धक्के से उनकी शिखा, जो उनके ब्राह्मण होने का स्वाभिमान थी, उसकी गांठ खुल गई। उनके बाल बिखर गए। पूरा दरबार हंस रहा था। धनानंद उन पर उंगली उठाकर उनका मजाक उड़ा रहा था। चाणक्य धीरे से उठे। उनके शरीर पर धूल लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। अपमान की आग ने उनके भीतर के साधारण शिक्षक को जलाकर राख कर दिया था। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को हाथ में लिया और भरी सभा में गरजते हुए प्रतिज्ञा ली, धनानंद, तुमने आज ज्ञान और गुरु का अपमान किया है। अपनी इस खुली शिखा की सौगंध खाकर मैं कहता हूं, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे इस अहंकारी वंश का समूल नाश न कर दूं। मैं तुझे इस सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा और एक ऐसे योग्य व्यक्ति को यहां बैठाऊंगा जो वास्तव में भारत का सम्राट कहलाने लायक हो। धनानंद हंसा और बोला, जा पागल ब्राह्मण, देखूंगा तू क्या करता है। चाणक्य बिना एक शब्द और बोले दरबार से बाहर निकल गए। प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन ये आसान नहीं था। एक अकेले ब्राह्मण के पास न सेना थी, न धन। उनके पास थी तो बस उनकी बुद्धि। उन्हें एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो उनकी नीतियों को हकीकत में बदल सके। चाणक्य विंध्याचल के जंगलों की ओर निकल गए। एक दिन उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो खेल रहे थे। एक बच्चा ऊंचे टीले पर बैठा राजा बना हुआ था। बाकी बच्चे प्रजा और सैनिक बने हुए थे। वो बालक राजा बनकर अपराधियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दे रहा था। चाणक्य ने छुप कर देखा। उस बालक की आवाज में जो रौब था, जो निर्णय लेने की क्षमता थी, वो किसी साधारण बच्चे में नहीं थी।
उसके चेहरे पर एक तेज था। चाणक्य समझ गए, यही वो लोहा है जिसे पिघलाकर मैं तलवार बनाऊंगा। वो बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसे उसके परिवार से मांगा और अपने साथ तक्षशिला ले गए। अगले 7-8 वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण चला। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, जासूसी और मनोविज्ञान भी सिखाया। गुरु ने रास्ता दिखाया और शिष्य ने उस पर चलने की कसम खाई। जब तैयारी पूरी हुई तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक छोटी सेना बनाई और सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य को जान बचाकर भागना पड़ा। वे हताश होकर एक जंगल में छुपे थे। भूख और प्यास से बेहाल वे वेश बदलकर एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में पहुंचे। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें खाने के लिए गर्म खिचड़ी दी। भूख के मारे चंद्रगुप्त ने सीधे खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और उसकी उंगलियां जल गईं। वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा, तू तो बिल्कुल चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहा है। चंद्रगुप्त चौंक गया। उसने पूछा, क्या मतलब? बूढ़ी औरत बोली, वे दोनों सीधे मगध के केंद्र पर हमला कर रहे हैं, जो सबसे गर्म और सुरक्षित है। उन्हें पहले किनारों को ठंडा करना चाहिए, पहले सीमा के छोटे राज्यों को जीतना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और फिर केंद्र पर हमला करना चाहिए। तूने भी खिचड़ी के किनारे से नहीं खाया, सीधे बीच में हाथ डाल दिया। चाणक्य पास ही बैठे सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। कभी कभी एक साधारण इंसान भी महान गुरु को बड़ी सीख दे जाता है। अब रणनीति बदल गई। चाणक्य ने भेद नीति अपनाई। उन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने मगध के पड़ोसी राज्यों से मित्रता की। उन्होंने धनानंद के भ्रष्ट सेनापतियों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जासूसों का जाल बिछा दिया, जो मगध की जनता में ये अफवाह फैलाने लगे कि धनानंद का पाप का घड़ा भर चुका है, अब देवताओं ने नया राजा चुना है। धीरे धीरे धनानंद कमजोर पड़ने लगा। उसके अपने लोग बागी हो गए। जब धनानंद की जड़ें हिल गईं, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र को घेर लिया। इस बार युद्ध भयानक था, लेकिन इस बार मगध की सेना के पास संख्या तो थी, पर मनोबल नहीं था। चंद्रगुप्त के शौर्य और चाणक्य की कूटनीति के आगे नंद वंश घुटनों पर आ गया। महलों में भगदड़ मच गई और अंततः वो पल आया। धनानंद, जो कभी अहंकार में भगवान को भी कुछ नहीं समझता था, आज निहत्था होकर चंद्रगुप्त के पैरों में पड़ा था। धनानंद का अंत हुआ। मगध पर विजय पताका लहराई। एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। वही दरबार जहां कभी चाणक्य को धक्के मारकर निकाला गया था, आज उसी दरबार में चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक हो रहा था। चाणक्य सिंहासन के पास आए। उन्होंने अपनी शिखा को स्पर्श किया। वर्षों से खुली हुई वो चोटी प्रतिशोध और तपस्या की गवाह थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शिखा में गांठ बांधी। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। एक साधारण शिक्षक ने एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका था और भारत को दिया था उसका पहला सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के साथ नींव पड़ी मौर्य साम्राज्य की, जिसने पहली बार अखंड भारत का सपना सच किया। इतिहास गवाह है, शिक्षक और समय का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक शिक्षक की शिखा खुलती है तो बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिल जाती हैं।